नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कानपुर दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। राष्ट्रपति भवन से दौरे को लेकर कानपुर प्रशासन से जानकारियां शेयर की गई। 25 जून से 27 जून तक राष्ट्रपति कानपुर दौरे पर रहने वाले हैं। ये पहला मौका होगा जब राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पैतृक गांव परौख जाएंगे राष्ट्रपति। 27 जून को वो अपने गांव जा सकते हैं। गांव परौख में बीते 10 दिनों से धड़ल्ले से विकास कार्य तेजी पकड़े हुए हैं, तो वहीं गांव के लोग भी स्वागत की तैयारियों में जुट गए हैं। आपको बता दें कि 25 तारीख को राष्ट्रपति कानपुर पहुंचेंगे। कानपुर सेंट्रल के बाद एक दिन के विश्राम के बाद 27 तारीख को अपने पैतृक गांव का रुख करेंगे। तो वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद शनिवार को पहली बार पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद लखनऊ पहुंच रहे हैं। दोपहर 1:30 बजे के करीब जितिन एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां कार्यकर्ता उनका स्वागत भी करने वाले हैं। जितिन वहां से सीधे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। जितिन प्रसाद को बीजेपी के पाले में आने के पीछे ब्राह्मण पॉलिटिक्स को माना जा रहा है। जब तक जितिन कांग्रेस में थे तब तक ब्राह्मण चेतना परिषद के माध्यम से ब्राह्मणों को न्याय दिलाने का अभियान चला रहे थे। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह 21 जून को लखनऊ पहुंच रहे हैं। बैठकों का दौर चलेगा, जिसमें दिल्ली के निर्देश पर रूपरेखा तैयार की जाएगी और जितिन प्रसाद की जिम्मेदारियां भी निर्धारित होंगी। कहा जा रहा है कि बीएल संतोष के लखनऊ दौरे के बाद ही जितिन प्रसाद के ज्वाइनिंग पर मोहर लगी थी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव कपासिया हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव, जितिन प्रसाद भाजपा में शामिल हो गए, अहम जिम्मेदारी उनको सूबे में मिल सकती है, इस बात की अटकलें लगातार देखने को और सियासी गलियारों में मिल रही थी। अब जितिन प्रसाद लखनऊ पहुंच रहे हैं और लखनऊ पहुंचने के बाद क्या कुछ खास हो सकता है? देखो पूजा, देखिए आज जितिन प्रसाद 1:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और साफ तौर पर आपको बता दूं कि बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर भाजपा उनको प्रचारित और प्रसारित कर रही है। पूरी राजधानी लखनऊ में उनके होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिसमें उनको ब्राह्मण का बड़ा चेहरा बताया गया। मैं भाजपा कार्यालय पर मौजूद हूं। हालांकि इस तरीके की हलचल तो नहीं है कि बहुत बड़े यहाँ पार्टी के समर्थक पहुंचे हों, लेकिन जिस तरीके से तराई क्षेत्र के तमाम बड़े नेता आज जितिन प्रसाद के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे जितिन प्रसाद। लखीमपुर खीरी की बात करें, शाहजहांपुर की बात करें, या जो अवध और पश्चिम के बीच का इलाका है, वहां पर ज्यादा प्रभाव माना जाता है जितिन प्रसाद का। हजारों समर्थक आज वहां से राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे। कई लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पीयूष गोयल ने उनको पार्टी ज्वाइन कराई थी, आज वो उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महामंत्री संगठन सुनील बंसल से मुलाकात करेंगे। औपचारिक रूप से आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। अब राजधानी लखनऊ पूरी तरीके से चुनावी मोड पर है पूजा, तो कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दल पूरी तरीके से जातिगत समीकरण साधने में लगे हैं और जितिन प्रसाद इसका एक जीता जागता उदाहरण है पूजा। लेकिन संजीव, सबसे बड़ी बात यह है कि होमवर्क करके गए यहाँ से राधा मोहन भी, और उसके अलावा बीएल संतोष भी पहुंचे थे राजधानी। उन्होंने तमाम लोगों से फीडबैक लिया। उसके बाद देश की राजधानी में हलचल होती है, जितिन प्रसाद बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन क्या जितना बड़ा कद जितिन प्रसाद का आका जा रहा है, उतना ज्यादा वो इम्पैक्ट रखते हैं क्या? और इम्पैक्ट रखते भी हैं तो वो कांग्रेस का प्रभाव था या जितिन प्रसाद का प्रभाव था, वो वोट कन्वर्ट हो पाएंगे क्या लगता है? देखिए, जितिन प्रसाद के पिताजी जो जितेंद्र प्रसाद थे, वो लगातार ब्राह्मणों के बड़ा चेहरा माने जाते थे और उनकी विरासत पूरी तरीके से जितिन प्रसाद ने संभाली। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से ब्राह्मणों की नाराजगी बताई जाती है और यही वजह है कि ये कवायद इसलिए शुरू की गई ताकि ब्राह्मणों की जो नाराजगी है वो कम की जा सके। 2022 का विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है और जिस तरीके के सर्वे उत्तर प्रदेश से सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल दौर है। अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है सवर्णों, पिछड़ों और दलितों, तीनों लोगों को, तीनों वर्गों को साथ कर 2022 की जो राय है वो आसान की जाए। और जितिन प्रसाद जिस तरीके से ब्राह्मण चेतना मंच चलाते थे, ब्राह्मणों के लिए काम करते थे, तो कहीं ना कहीं अब वो जो ब्राह्मणों में उनकी पैठ बनी है उसको भुनाने का काम भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनावों में कर सकती है पूजा।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने एक दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान शुक्रवार को एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आए। सीएम योगी ने सर्किट हाउस सभागार में समीक्षा बैठक के दौरान पूर्वांचल विद्युत निगम के एमडी सरोज कुमार को सस्पेंड कर दिया। अब सस्पेंड क्यों किया गया है आपको ये जानना चाहिए, जबकि जल निगम के चीफ इंजीनियर को शाही नाले की सफाई पर जमकर फटकार लगाते हुए अंतिम चेतावनी दी है। आपको ये भी बता दें कि सीएम योगी अधिकारियों के साथ बैठक से पहले जय श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन भी करते नजर आए। यहां पर निर्माणाधीन विश्वनाथ कॉरिडोर के कार्यों का भी निरीक्षण किया। तो वहीं कोरोना वायरस संक्रमण काल में भी उत्तर प्रदेश में गेहूं की रिकॉर्ड खरीद हुई है। आयुक्त खाद्य एवं आपूर्ति मनीष चौहान ने बताया कि इस सरकार ने चालू सीजन में 53,80,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदकर गेहूं खरीद का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 2018-19 में गेहूं की खरीद में यह अब तक का सबसे बड़ा 52,92,000 मीट्रिक टन था, जिसके बाद यूपी सरकार ने खुद के ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो वहीं बलिया दौरे के दौरान सीएम योगी ने गेहूं खरीद को लेकर खुशी भी जाहिर करी और समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा। बलिया के अंदर देखेंगे तो कोरोना के सेकेंड वेव में विगत वर्ष की तुलना में, यानी जो आज एक किसानों से सीधे गेहूं क्रय केंद्र के माध्यम से क्रय करने और डीबीटी के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराने की जो कार्रवाई चल रही है, हमने 2017 में प्रारंभ की थी। 2016 की अगर मैं बात करूं, 2016 में केवल 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय हुआ था। हम लोगों ने कल तक 54 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय सीधे किसानों से किया है। बलिया जनपद में 85,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का क्रय अब तक किसानों से हुआ है। अगर विगत वर्ष की तुलना हम करेंगे तो विगत वर्ष मात्र 48,000 मीट्रिक टन गेहूं का क्रय हुआ था। तो 48,000 की तुलना में काफी आगे, काफी ज्यादा गेहूं का क्रय हुआ है। लेकिन फिर भी कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्रिपल टी यानी कि ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट फॉर्मूला काफी कारगर साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन अब नियंत्रित नजर आती है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 291 नए संक्रमित मिले, जबकि 774 लोगों को इसके कहर से निजात मिली है, यानी कि उन्होंने कोरोना को मात दी और घर लौटे हैं। आगरा में 26 और 27 अप्रैल को थाना न्यू आगरा स्थित पारस हॉस्पिटल में बेकसूरों की जान गई, उस पर आखिरकार सरकारी पर्दा डाल दिया गया है। 22 मौतों का मॉक ड्रिल हुआ और ये मॉक ड्रिल करने वाले आगरा के पारस हॉस्पिटल के आगरा प्रशासन ने क्लीन चिट दे दी है। लेकिन सरकारी जांच की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब पूरी जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस जांच का आधार जांच अधिकारियों ने पीड़ितों को नहीं बल्कि आरोपी के बयानों को बनाया। अस्पताल में मरने वालों की डेथ ऑडिट रिपोर्ट में भी वही लिखा गया जो अस्पताल प्रशासन ने जांच अधिकारियों को बताया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सिर्फ पारस अस्पताल प्रबंधन के बयान के आधार पर रिपोर्ट क्यों बनाई गई। सवाल ये भी कि आखिरकार जांच अधिकारियों ने मृतकों के परिजनों से बातचीत क्यों नहीं की, उनका बयान क्यों नहीं लिया गया। सवाल ये भी है कि बिना इन सवालों के जवाब मिले अस्पताल प्रशासन को क्लीन चिट आखिरकार कैसे दी जा सकती है। अब इस पूरे मामले में जो जांच अधिकारी हैं वो भी सवालों के घेरे में होंगे और साथ में अस्पताल प्रबंधन पर लगातार सवालिया निशान खड़े ही हो रहे थे। सोचिए कि जिस दौरान इस मॉक ड्रिल की खबर को सामने लाया गया, तमाम वो परिजन जिन्होंने अपनों को खोया वो सामने आए कैमरों के और बयान देते रहे। उन्होंने कहा कि इसी तारीख के उनको डेथ वारंट इशू किया गया है, माफ कीजिएगा डेथ सर्टिफिकेट इशू किया गया है, लेकिन जो मरने वालों की सूची है उनमें उनके परिजनों का नाम नहीं है। ये घालमेल क्यों है? लगातार परिजन ये सवाल उठाते रहे। जांच अधिकारी जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई कि आगरा के पारस हॉस्पिटल में जो 22 लोगों की मौत का मॉक ड्रिल हुआ इसकी जांच कीजिए, उन्होंने प्रबंधन के ही बयान पर जांच रिपोर्ट बनाते हुए सौंप दी है और ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? पूजा बता दें कि 26 की सुबह 7 बजे
पारस हॉस्पिटल में मौत का मॉक ड्रिल किया गया। इस मॉक ड्रिल के अंदर लगभग 22 लोगों की विभत्स हत्या कर दी गई, जघन्य जनताहार किया गया। बावजूद इसके आगरा प्रशासन ने दीपा पोतीकर इस मामले में डॉक्टर अरविंद जैन और पारस हॉस्पिटल को क्लीन चिट दे दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो पीड़ित है, पीड़ितों से इस मामले में किसी भी तरीके का कोई संवाद नहीं किया गया और 90 से 95 जो उसका पेशेंट थे उनसे उनकी कोई लिस्ट जारी नहीं की गई। बहुत सारे ऐसे मामले हैं, बहुत सारी ऐसी कड़ियां हैं जो इसमें संदेह पैदा करती हैं और सबसे बड़ा सवाल है आखिर पारस हॉस्पिटल में ऐसा क्या है कि आगरा के कलेक्टर प्रभु नारायण सिंह लगातार इसको क्लीन चिट दे रहे हैं। ये पहले दिन से सवाल उठ रहा है और लाजमी भी है कि पहले दिन से ही वो ऑक्सीजन की किल्लत को नकार रहे हैं। हमारे साथ कुछ पीड़ित हैं, उनसे जानेंगे कि उस दिन जो लोग मारे गए, विभत्स नरसंहार किया, उस मामले उस पीरियड के अंदर हमारे साथ जो पीड़ित हैं वो भी, उनके परिजन भी शामिल हैं। उनसे सीधे संवाद करते हैं कि आखिर अब जो क्लीन चिट दे दी गई है आगरा प्रशासन ने, अब वो क्या करेंगे, उनका अगला कदम क्या होगा। ये तो हमने मॉडल का भी वीडियो तरीके से वायरल हुआ, उसके बाद जांच चल रही थी, उसका तो देख रहा था कि ये जांच जो है ये पास में आकर के इसको क्लीन चिट दे देंगे। तो यही हुआ, जिला प्रशासन ने हॉस्पिटल को क्लीन चिट दे दी है। मैं तो बस यही कहूंगा कि मैं तो इसकी एक ही डिमांड करूंगा कि उसकी सीधे सीधे सीबीआई की जांच की जाए और बिल्कुल क्लियर किया जाए सीबीआई की जांच के थ्रू ये इसमें जो, क्योंकि मैं आपको बता दूं जैसे पहले फर्स्ट डे ने बताया कि 4 और 26 तारीख को 4 मौतें हुई थी और 27 तारीख को 3, टोटल 7 हुई थी। आज ये अखबार और आज ये सब ये कह रहे हैं कि 16 मौतें हुई थी। मॉक ड्रिल कह रहा था कि 22 हट गए। तो ये सब क्या है? इसके लिए जिला प्रशासन ने फर्स्ट डे से इसको प्रोसेस को बहुत स्लो किया था। मेरी बस यही मान है कि मैं सीबीआई की जांच करवाई जाए, मैं इसमें कहना चाहूंगा। हमारे साथ अशोक है पूजा जी, उनसे जानेंगे कि उनके पिताजी का देहांत हुआ था, उनका क्या कहना है। अशोक जी, आपके पिताजी की मौत किसी का बताइए। मेरे पिताजी की मौत 26 तारीख को हुई थी और डॉक्टर मतलब पारस हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन नहीं थी और उसके बाद जब मेरे द्वारा ऑक्सीजन प्रोवाइड भी करा दी गई, उसके ठीक 15 मिनट के बाद हॉस्पिटल प्रशासन मुझसे कहता है कि आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। उसके बाद जो है 7 तारीख को एक वीडियो वायरल होता है जिसके अंदर डॉक्टर अरविंद जैन जो पारस हॉस्पिटल के संचालक हैं वो कहते हैं कि मैंने 22 लोगों को छांट दिया। अब छांट दिया का क्या मतलब? और उसके 1 घंटे के बाद, वीडियो वायरल होने के 1 घंटे के बाद जिलाधिकारी पूरी टीम के साथ, पूरे प्रशासन के साथ उस हॉस्पिटल में आते हैं और हॉस्पिटल को क्लीन चिट दे देते हैं उसी समय ही कि साहब हमारे यहाँ से ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, इसकी जांच की जाएगी और बिल्कुल न के मामूली धाराओं में डॉक्टर अरविंद जैन के खिलाफ महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज होता है। इससे पूर्व में भी मुकदमा दर्ज हुआ था लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। हॉस्पिटल सील हुआ और उसके बाद जो है हॉस्पिटल को खोल दिया गया। वही कहानी जो है अब होगी और जिस हिसाब से जो कार्रवाई प्रशासन बात कर रहा है वो ऊंट के मुंह में जीरे वाली कंडीशन है। जैसा कि भाई ने बताया कि सीबीआई जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं और अगर मेरी मतलब जो ये क्या नाम है शासन प्रशासन अगर नहीं सुनता है क्योंकि वो क्लीन चिट दे चुका, उसके बाद हमारे पास कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। मैं हाई कोर्ट जाऊंगा और इस पूरे मामले को हाई कोर्ट में उठाऊंगा क्योंकि परिजन मेरे गए और ये नरसंहार जो डॉक्टर अरविंद जैन के द्वारा किया गया है लोगों का, पहले इसने 7 लोगों में परिजनों में बहुत ज्यादा आक्रोश है प्रदीप, और ये आक्रोश साफ तौर पर नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये उन तमाम परिजनों का दर्द है जिन्होंने अपनों को खो दिया और जिनका नाम सूची में है भी नहीं। ये वो परिजन हैं जिनके बयान को तवज्जो तक नहीं दी गई इस जांच रिपोर्ट में, तो सवाल उठने लाजमी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां एक और समाजवादी पार्टी बागियों को जोड़कर अपना कुनबा बढ़ा रही है, तो वहीं मुलायम परिवार की कभी बहू रही मोनिका यादव ने भाजपा का दामन थाम लिया है। सपा से बगावत करके जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतरी मोनिका यादव को
भाजपा ने अपना समर्थन दे दिया है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के भतीजे बदायूं के सांसद रहे धर्मेंद्र यादव की पूर्व पत्नी मोनिका यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। मोनिका पूर्व राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह यादव की बेटी हैं और मोहम्मदाबाद के वार्ड संख्या 1 से सपा के समर्थन से जिला पंचायत सदस्य पद का चुनाव जीती थी। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश ने कहा, भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनावों में हार से बुरी तरीके से बौखलाई हुई है। संख्या बल न होते हुए भी अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए व्याकुल भाजपा नेतृत्व सरकारी तंत्र का दबाव डालते हुए पंचायत सदस्यों को डरा धमका रही है, अपने पक्ष में मतदान करने के लिए मजबूर कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि सत्ता का ये घोर दुरुपयोग है और भाजपा सरकार की इन दमनकारी नीतियों से लोकतंत्र खतरे में। तो बीजेपी की दमनकारी नीतियों का जिक्र यहां पर अखिलेश यादव ने साफ तौर पर किया है। फर्रुखाबाद से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर शमशाबाद थाना क्षेत्र के बरई गांव में थाना अध्यक्ष ने नाबालिग किशोर के हाथ में अवैध तमंचा पकड़ाकर फोटो सार्वजनिक कर दी। फोटोज में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि नाबालिग ने हाथ में पुलिस वालों ने तमंचा पकड़ा रखा है। थाना अध्यक्ष कोर्ट की गाइडलाइन को जैसे भूल चुके हैं। आपको बता दें कि नाबालिग किशोर एक हत्याकांड में आरोपी है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके हाथ में तमंचा दे दिया। साथ ही ये बता दें कि चौकी इंचार्ज को कुछ दिन पहले ही थाने का चार्ज दिया गया था। तो बुलेटिन में वक्त ब्रेक का होगा, लेकिन ब्रेक से पहले आप अयोध्या में राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन की खरीद में आरोपों की चादर बढ़ती जा रही है। अब एक बार फिर से इस मामले में नया खुलासा हुआ है, लेकिन इस खुलासे में संलिप्तता फिर से चंपत राय के सामने आ रही है। यह रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए, देखिए। राम की नगरी अयोध्या इंतजार में है कि कब बिखरेगी राम मंदिर की छटा। राम भक्त इंतजार में है कि कब बनेगा वो रास्ता जो भव्य मंदिर तक जाकर पूरा होगा। लेकिन इन सब के बीच बहुत कुछ घट रहा है, सियासी हलकों में बट रहा है। दशकों से भारतीय राजनीति की धूरी रही अयोध्या में एक बार फिर राजनीतिक लहर उठी है और इस लहर की चपेट में है राम मंदिर ट्रस्ट। भ्रष्टाचार के आरोपों की चादर में लिपटा राम मंदिर ट्रस्ट एक बार फिर सवालों के घेरे में। अभी तक तो सिर्फ 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट के बाद 18.5 करोड़ में खरीदने के आरोप लगे थे, लेकिन अब इन आरोपों की चादर की लंबाई बढ़ गई है। इस मामले में नया खुलासा हुआ है। अब मामला 18.5 करोड़ के घोटाले का नहीं, बल्कि 26.5 करोड़ रुपए का हो गया है। अभी तक राम मंदिर ट्रस्ट पर आरोप था कि मंदिर परिसर के लिए 18 मार्च 2021 को 7:15 पर 12,080 वर्ग मीटर जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई, लेकिन इसके ठीक 5 मिनट पहले 7:10 पर यही जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई। मतलब सिर्फ 5 मिनट में जमीन की कीमत प्रति सेकंड 5,50,000 की रफ्तार से एकाएक 2 करोड़ से 18.5 करोड़ हो गई। फिर क्या, विपक्ष ने सवाल किए, प्रदर्शन हुआ, मुद्दा बना, जिसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पूरे मामले में सफाई भी दी। जितना क्षेत्रफल है उसकी तुलना में इस भूमि का मूल्य 1,423 रुपया प्रति स्क्वायर फीट है, जो मार्केट वैल्यू से बहुत थोड़ा है। निर्णय कर लिया गया, लेकिन पहले 2011, 2017, 2019 के प्राचीन अनुबंधों को समाप्त करके मालिकाना हक का निर्णय करना बहुत जरूरी था। वह कराया गया। मालिकाना हक का निर्णय होते ही हमने तनिक भी देरी नहीं की, तत्काल तत्परता और पारदर्शिता के साथ संपूर्ण भूमि का एग्रीमेंट करा लिया। चंपत राय ने जमीन के करार को 10 साल पुराना बताया, तो वहीं दस्तावेज के हिसाब से 2019 में इस जमीन का तीसरा करार हुआ। इस करार में जमीन बेचने वाले थे 2 लोग, कुसुम पाठक और हरीश पाठक, जबकि जमीन खरीदने वाले थे 9 लोग।
जिसमें सुल्तान अंसारी भी शामिल था, लेकिन ये रजिस्टर्ड अनुबंध 18 मार्च को ही निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद उसी दिन उसी जमीन पर फिर से अनुबंध हुआ, जिसमें कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने यही जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बेच दी। इस अनुबंध में 8 लोगों को हटा दिया गया जो निरस्त किए गए अनुबंध में शामिल थे, लेकिन जमीन के हुए दूसरे अनुबंध में सुल्तान अंसारी बच गए और रवि मोहन अवतरित हो गए और ये जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीद ली गई। ठीक इस अनुबंध के 5 मिनट बाद यही जमीन ट्रस्ट ने खरीदी। ऐसे में सवाल ये कि क्या कुसुम पाठक और हरीश पाठक को सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर के फैसले के बारे में नहीं पता था, और अगर पता था तो जमीन सिर्फ 2 करोड़ में क्यों बेची? सवाल यही नहीं खत्म होते, और भी सुनिए। इस मामले का एक और खुलासा हुआ। अभी तक जिस जमीन को लेकर विवाद हो रहा था वो थी गाटा संख्या 243, 44 और 46, लेकिन अब इस जमीन से जुड़ी एक और जमीन है, गाटा संख्या 42। इस जमीन का क्षेत्रफल है 10,370 वर्ग मीटर। ये जमीन भी कुसुम पाठक और हरीश पाठक की ही थी, जो 18 मार्च 2021 को ही राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को 8 करोड़ में बेची गई। ऐसे में सवाल ये कि जब कुसुम पाठक और हरीश पाठक 10,370 वर्ग मीटर जमीन 8 करोड़ में बेच सकते हैं, वो भी ट्रस्ट को सीधे, तो ट्रस्ट ने 12,080 वर्ग मीटर जमीन, जो इससे थोड़ी सी ही ज्यादा है, उसको 18.5 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा? सवाल ये है कि जब चंपत राय ने ये जमीन इतने कम दामों में खरीदी तो दूसरी जमीन इतनी महंगी क्यों खरीदी गई? सवाल ये कि जब इस पूरे मामले में चंपत राय को जानकारी थी तो अभी तक चुप्पी क्यों साधी है? सवाल बहुत सारे हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार राजनीतिक रोटियां सेकने में लगा हुआ है। ऐसे में अंतिम सवाल ये भी कि आखिर ये राम नाम की लूट कब तक जारी रहेगी? जनता टीवी के लिए अयोध्या से बीएस लाठी, लखनऊ से अरशद और डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट।